₹10 है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। अगर लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 31% अधिक है। मैंने मान लिया कि लागत मूल्य 100 है तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य 31% ज्यादा है, 100 से 31 ज्यादा 131 है। अब आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट जब देते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है 9% का, प्रॉफिट होता है लागत मूल्य पे 100 है, 100 पे 9% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में, 100 में 9 जोड़ो 109 में। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। 131 के एमआरपी का सामान 109 में बेचा आपने तो 22 का डिस्काउंट दिया। 131 109 22 कम है, 131 के अंकित मूल्य पर परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%, तो 2200 बटे 131, तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 69 और 20 89 890, तो 13 78 यानी कि 16 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका यहां पे चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, ये सवाल लेटेस्ट आया है, ये आप मुझे करके बताएंगे। जब कोई ट्रेन किसी टनल को, किसी ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना समय लेगी मेरे भाई। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो ये ट्रेन है जिसकी लंबाई L1 है, S स्पीड से चल रही है, ये ट्रेन इस टनल के अंदर घुस जाएगी, इसकी लंबाई L2 है। तो जब ये ट्रेन इस टनल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी प्लस इस टनल को क्रॉस करके आगे जाएगी, तो लंबाई होगी भाई L1 प्लस L2। अब ट्रेन तो चलेगा नहीं, रेल ही पार करेगी, तो रेल खुद की S की स्पीड से, तो टाइम बराबर डिस्टेंस L1 प्लस L2 बटे स्पीड S, ये टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। सवाल रेलवे में आता है बहुत बेसिक, यदि ट्रेन 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रही है तो 188 मीटर लंबी ट्रेन को 472 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। समय कितना लगेगा मेरे भाई, ट्रेन की लंबाई 188 प्लस जो है यहाँ पे टनल की सुरंग की लंबाई 472 मीटर है, L1 प्लस L2, स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 से गुणा हो गया, तो ये क्या आएगा मेरे भाई, जोड़कर यहां पर 0 और ये आ जाएगा आपका 660 हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यहां पे 9 × 27 और ये 9 दूनी 18 यानी कि 15/2। अभी 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, अभी 15 चौका 60, 2 ऊपर जाएगा यानी कि 44 दूनी 88, तो बेसिकली 88 सेकंड का टाइम लगेगा। आंसर आ गया मेरे भाई तेजी से। एक आपकी प्रैक्टिस के लिए है सवाल, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, पूछा जाए कितने समय में ये प्रिंसिपल ये अमाउंट बन जाएगा। मेथड में आपको बता देता हूं। उत्सवी ने 7500 की राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जो एनुअली कंपाउंड होता है, एन साल के बाद 10,443 की राशि प्राप्त हुई, एन का मान क्या है। देखो ब्याज की दर है 18% पर एनम, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50 यानी कि एक साल में 50 रुपए पर 9 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 50 रुपए क्या बन जाएंगे, एक साल में 59 रुपए बन जाएंगे। ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि एक साल में आपका जो पैसा इतने गुना हो जाएगा। अब उत्सवी ने बेचारी ने 7500 रुपए इन्वेस्ट करे और वो n साल के बाद अमाउंट कितना बन गया, ये अमाउंट बन गया 10,443। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप ये रेशियो लो कि ये पैसा कितने गुना हुआ। 7500 देखिए 3 से जाएगा 2500 बार, और ये 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो नीचे आ जाएगा मेरे भाई ये 50 का वर्ग और ये 3481 59 का वर्ग हो गया मेरे भाई, बिल्कुल खेल खत्म। यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 59/50 गुना हो रहा है। तो आपने रेशियो लेके चेक किया कि 59/50 की कितनी पावर हो रही है, 2 पावर हो रही है, यानी कि 2 बार गुणा होगी। तो कितने साल लगेंगे, 2 साल जो है यहां पर लगेंगे, एन का मान 2 आएगा। ये प्रॉपर मेथड है, अप्रोक्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये बताओ जरा करके, रेलवे के इस लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल में बच्चे बड़े परेशान रहे। आप कैसे करोगे, एक धनराशि पर दूसरे साल के लिए अर्जित ब्याज 3726 है, सेकंड ईयर का ब्याज दिया है, 2 साल का नहीं। ब्याज की दर 15% वार्षिक है, जो एनुअली कंपाउंड होता है। धनराशि ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने मान लिया कि आपसे प्रिंसिपल पूछा P रुपए, अब ब्याज की दर है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20, यानी कि एक साल में 20 रुपए पर 3 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 23/20 गुना।
ये 1 साल के बाद अमाउंट है, लेकिन दूसरे साल के लिए बच्चों ये प्रिंसिपल है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकंड ईयर में इसी पर ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 15%। तो सेकंड ईयर में इस प्रिंसिपल का 15% यानी कि 3/20 ब्याज मिलेगा। ये सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जो कि सवाल में बोला है 3726 रुपए के बराबर। बस ये इक्वल कर दो और एक स्टेप में सवाल सॉल्व। 23 से कम 23 बचा 142, 23 छिक्का 138 और ये 23 दूनी 46। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे ये 54 बार, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे भाई 54 गुणा 20 से 400 उधर जाएगा, 54 गुणा 400 रुपए। ठीक है जी, यानी कि आ जाएगा आपका 21,600 रुपए। पहला ऑप्शन है। देखो लेटेस्ट ही आया था बच्चों, एक आप मुझे करके दिखा दो। रेलवे के एग्जामिनर ने लाभ हानि का ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछा है। बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे? एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने से सरद को 19% लॉस होता है। अगर इसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचेगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए लाभ या हानि सीपी पर बेस मान के निकाला जाता है, और सीपी क्या होता है बच्चों? 100%। क्रय मूल्य 100% होता है। अब हमने सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचा, 3/8 बटे 8 आ रहा है। बटे 8 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है, तो 8 का 3/8 क्या होता है? 3। आपने सामान को 3 यूनिट में बेचा, आपको 19% का लॉस हुआ। क्रय मूल्य 100 है, 100 पे 19% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 100 में से 19 घटे 81% में बिका। अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि 8 के 60% में बेचा जाए, अब 8 का 60% क्या आएगा? 8 48, 4.8, 4.8 में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा आप बताओ? 3 की वैल्यू 81% है, 27 गुना, तो 4.8 की वैल्यू भी 27 गुना आएगी, तो 27 चौका 108, और ये आ जाएगा मेरे प्यार भी कितना? 21.6, तो आएगा 129.6% हो गया। यानी कि सामान इतने परसेंट में बिकेगा। 100% के क्रय मूल्य का सामान 129.6% में बिका, तो जो 100 से एक्स्ट्रा है 29.6%, यही आपका लाभ हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है करने का। डी ऑप्शन एकदम ही सही होगा। ये करके बताओ आप। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका कैसे निकालते हैं? उसके लिए अपोलोनियस थ्योरम लगाना पड़ेगा। मान लो जैसे ट्रायंगल एबीसी है, साइड बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो इस मध्य बिंदु से मैंने सामने वाले शीर्ष को मिला दिया। तो ये जो लाइन एडी है ये भुजा बीसी की माध्यिका है, यानी कि बीडी डीसी के बराबर होगा। अब मुझे इस एडी की लंबाई निकालनी है, तो पॉइंट ए से खींची गई आजू बाजू वाली भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ, ये मीडियन एडी है, एडी का स्क्वायर प्लस चाहे बीडी ले लो चाहे सीडी ले लो, एक ही बात है, प्लस बीडी का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना। अब इस पे पेपर में सवाल कैसा आएगा? जैसे एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 9, ए सी 7, बी सी 12 है, यानी कि एक ट्राइंगल की यहां पर तीनों साइड आपको दी हैं ए बी सी में। ये साइड ए बी 9 है, ए सी 7 है, बी सी 12 है, और एडी माध्यिका है। तो एडी माध्यिका कौन सी साइड की होगी? भुजा बीसी की होगी, तो आधा आधा हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। आपसे एडी की लंबाई पूछी है, तो यानी कि एडी पॉइंट ए से खींची गई आजू बाजू वाली साइड के वर्गों का योग 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एडी का स्क्वायर प्लस, चाहिए 6 ले लो, चाहिए 6 प्लस 6 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 49 130, 130 का आधा आ जाएगा मेरे भाई यहां पर 65 बराबर एडी स्क्वायर प्लस 36। अब 65 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 29 आ जाएगा एडी का स्क्वायर। तो एडी की लंबाई √29 आ गई। आ गया ना 1 सेकंड में आंसर। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। ये आप बताइए जल्दी से करके। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना सीखा है आपने अलजेब्रा में? मैं बताता हूं। सवाल है इस पे, यदि ये बहुपद है और ये आपका दूसरा बहुपद है, इसको x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है, सेम रिमाइंडर आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को ही जब हम x-2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर सेम आ रहा है, जिससे आप डिवाइड करें उसको 0 के बराबर पुट करो मेरे भाई, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x बराबर 2 आ गया। ये x बराबर 2 यहां रखो मेरे भाई, वही आपका रिमाइंडर आएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल को x-2 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? बस x की जगह आप 2 पुट करो। 2 का क्यूब 8 है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 2 तिया 6 -4 2 बराबर
इस पॉलिनोमियल को अब x माइनस 2 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपने x माइनस 2 को 0 पुट किया, x बराबर 2 आया, यहां x की जगह 2 रखो, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 सत्ते 14 प्लस a। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो ये a इधर आएगा, 8 है माइनस ये 7 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये 8 माइनस 14 कितना हो गया? माइनस का 6, 16 2 18, ये उधर जाएगा 18 और ये आपका ये माइनस का 24 हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 24/7। देखो आंसर आ गया खटाक से। लेकिन एक एडवांस सवाल मैं आपसे इस पे पूछूंगा, बताओ। वैसे तो इस टाइप का सवाल बहुत आसान होता है, बट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इतनी बार आया है कि बताना पड़ेगा। देखो घबराना नहीं, वेरिएबल देख के। रोहन की पॉकेट में इतने रुपये एक्स वाई में दिया है, उसमें से इतने रुपये खर्च कर दिए। अब रोहन के पास कितने पैसे बचे? कोई बालक भी कर लेगा। इतने रुपया थे, ये खर्च कर दिए, बचे कितने? घटा दो। 3x² में से 2x² घटाएंगे तो x² आएगा, x² सभी ऑप्शन में। 5xy में से 5xy घटाएंगे तो कट जाएगा, कट गया जी। 7y² में से 4y² घटाएंगे तो प्लस का 3y² आएगा, प्लस का 3y²। ये दोनों ऑप्शन सेम है मेरे भाई। ये वाला x² प्लस 3y² मान, ये वाला ठीक है जी। ठीक है, ये वाला बताओ आप करके। मूलधन दिया हुआ है, ब्याज की दर दी हुई है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बिना फॉर्मूला के आपको सिखाऊंगा। रेशियो याद रखो 3-3-1, ये रेशियो याद रखो 3-3-1। जैसे यहां 15,625 की धनराशि है, 3 साल का समय, 4% ब्याज की दर से निवेश किया। CISI का डिफरेंस बताओ। ब्याज की दर है 4%, फ्रैक्शन में 1/25। अब आप प्रिंसिपल का 1/25 करते जाओ। जैसे 15,625 है, ये 25 का क्यूब है, इसका 1/25 करेंगे तो क्या आएगा? 25 का स्क्वायर, 625 आएगा। 4% करते जाना बेसिकली 15,625 का। फिर 625 का फिर से 1/25 करेंगे, 25 आएगा। 25 का फिर से 1/25 करेंगे, 1 आएगा। 1/25 या 4% करते जाइए। ये जो बाद की कैलकुलेशन है जो मैंने मार्क करी है, यही CISI का डिफरेंस आएगा। 25 या 75 प्लस 1 76 रुपए मेरे भाई। पूरी दुनिया में और कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के रख दे। करके बताओ। रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो शायद आपको नहीं आता, पर एनटीपीसी में आया था। ये आपके सामने 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलग नहीं है भाई, सेम ही तो है। देखो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही 3 से गुणा कर दिया है। 2 तिया 6, 11 तिया 33, 5 तिया 15, सेम ही तो है। यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में अलग अलग लग रही है, बट हैं ये सेम। तो इनके जो दोनों रूट्स हैं वो भी सेम आएंगे मेरे भाई। अब इसमें कई सारे सवाल आए, जैसे ये देखो, यदि ये द्विघात समीकरण के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण के भी मूल है, दोनों के मूल सेम है, तो कौन सा सत्य होना चाहिए? तो ये x² प्लस 3x प्लस 2, ये x² प्लस bx प्लस c है। तो ax² प्लस bx प्लस c जो है वो x² प्लस 3x प्लस 2 का एक मल्टीपल होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है जी। ये वाला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण आपको दिए, दोनों के मूल जो है वो कॉमन है, सार मतलब दोनों के रूट सेम है, तो बी और सी का मान ज्ञात करो। अब आप यहां पे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ये सेम ही होंगी। यहां पे 4x² है, यहां पे 8x², यानी कि दुगुना हो गया, बस ठीक है। तो यहां b का दुगुना हो जाएगा 4, यानी कि b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है भाई। यहां 3 है, यहां 3 का दुगुना हो जाएगा 6, यानी कि c का मान 6 आ जाएगा। तो b 2 c 6 आ गया मेरे भाई। इतना करना है केवल। सिंपल इंटरेस्ट के इस सवाल की क्या अप्रोच लोगे आप? ब्याज की दर नहीं निकालनी पड़ेगी। 8500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 साल में 11,900 रुपए हो जाती है। ठीक है, अगर ब्याज दर 3% वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में यानी कि सेम 5 साल में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? देखिए 8500 रुपए 5 साल बाद कितना अमाउंट बन जाते हैं? 11,900। ठीक है, किसी ब्याज की दर से, कोई हमें पता नहीं। अगर ब्याज की दर आप 3% बढ़ा दोगे तो हर साल 3% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 साल में कितना? 15% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यानी कि 8500 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 15% ब्याज इस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ब्याज आप निकाल लीजिए। ये परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, आएगा 1200 और 15 पंजे 75। ठीक है जी, यानी कि 1275 रुपए मेरे प्यारे भाई। 11,900 तो अमाउंट होगा ही, 1275 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ये आप जोड़ दो तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा यहां पे 13,175 रुपीज। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो गया। दैट्स इट। ये आप करके दिखाएं हमें। रेलवे एनटीपीसी का आपका एग्जाम है और इलेक्शन के सवाल का लंबा सॉल्यूशन नहीं करना पेपर में।
एक चुनाव में विजेता को सभी मतदाताओं में से 46% वोट मिले और वो अपने विरोधी से 410 वोटों से जीत गया, है ना। 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाले, 60 वोट खाली डाले गए, यानी कि 60 वोट इनवैलिड हो गए हैं। तो बताइए वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे। जीतने वाले को सभी वोटर्स का 46% मिला। कभी भी ऐसी लाइन आए मेरे भाई, देखिए टोटल वोटर 100% होते हैं, 100% सबके बराबर कर दो। 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, हाँ जी ठीक बात है। 60 वोट इनवैलिड है, खाली डाले गए हैं। जीतने वालों को कितना मिला, सभी वोटों में से 46% जीतने वाले को मिला। और वो कितने वोटों से जीता, 410 वोटों से जीता। अगर जीतने वालों को टोटल में से 46% मिला है तो हारने वाले को जीतने वाले से 410 वोट कम मिला होगा कि नहीं मिला होगा मेरे भाई, ठीक है। और इन सबको जोड़ के क्या आना चाहिए, इन सबको जोड़ के आना चाहिए मेरे प्यारे भाई 100% के बराबर। ये बेस्ट लॉजिक है ऐसे सवाल को करने का। अब आप देखो परसेंटेज 40 40 92 और 10, ये हो जाएगा जी 102%। देखो 60 और माइनस 410 कितना आ गया, माइनस का 350। तो यहां से अपन लोग 2% की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों 350 के बराबर। 102 माइनस 100, टोटल वोटर है 100%, 100% यानी कि 50 से गुणा। तो 50 दूनी 100% की वैल्यू 350 का 50 गुना 17,500 आंसर आ गया। देखो हो गया ना एक स्टेप में सवाल। ये बताओ जरा करके, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के पेपर में उम्र वाले इक्वेशन के सॉल्व करने वाले सवाल बड़े आए थे। आप सीख लो कैसे करने। ए की एज और बी की एज के 4 गुने का योग 37 है। जैसे ए की एज ए मान ली, बी की बी, तो ए की एज प्लस बी के 4 गुने की एज का जो योग है ए प्लस 4 बी, ये 37 साल है, ठीक है। जब ए की एज के 7 गुने को बी की एज के 6 गुने में जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर 61 साल आता है मेरे भाई। ए और बी की एज का सम, ए प्लस बी आपको बताना है। देखो चाहे ए का मान बराबर कर लो, चाहे बी के यहां पे या 4 भी या 6 भी है, बी को सेम कर लेते हैं। 4 है या 6 है तो एलसीएम 12 है। तो ऊपर क्या करो 3 से गुणा, नीचे करो मेरे भाई आप 2 से गुणा और घटा लीजिए मेरे भाई, घटा दीजिए। तो 12 भी कट जाएगा। ये ए कितना आएगा, 3 है और 14 है, डिफरेंस 11 है। यहां क्या आएगा भैया, 37 का 3 गुना 111, 161 का दुगुना मेरे दोस्तों 122। तो इनका डिफरेंस जो है 11 आ जाएगा। तो 11 ए बराबर 11, यानी कि ए का मान कुल 1 आ गया, यानी कि बच्चा है ये। तो ये बी की वैल्यू निकालें, चाहे पहली में रख दो चाहे दूसरी में, पहली क्वेश्चन में रख देते हैं। ए की जगह 1, 1 प्लस 4 बी बराबर 37। तो 37 माइनस 1, 36/4 9। तो बी का मान आपका 9 आ गया। ए 1 आ गया, बी 9 आ गया। पूछा है ए प्लस बी यानी कि 10 साल आ गया। बताइए इससे आसान कोई सवाल होगा, नहीं होगा। ये करके बताओ आप। रेलवे के एग्जाम में एवरेज हाइट, एवरेज प्राइस, एवरेज एज के कोई भी सवाल आए, डेविएशन मेथड हमेशा जिंदाबाद। 50 लड़कों के क्लास में 15 लड़कों की एवरेज हाइट 163 है। तो 50 में से 15 लड़कों की एवरेज हाइट कितनी है, 163 सेंटीमीटर, ठीक है। बचे लड़कों की हाइट 165 है। तो सभी बच्चों की हाइट बताओ। 50 में से 15 ये हो गए तो बचे कितने, 50 माइनस 15, 35 लड़के। 35 लड़कों की जो हाइट है, एवरेज हाइट, वो 165 सेंटीमीटर है। सारे बॉयज की, पूरी क्लास के सारे बॉयज की एवरेज हाइट। एवरेज हाइट कैसे निकालते हैं, टोटल हाइट बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो ले लो क्योंकि ये बेस होता है। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 3:7। अब देखो ये एवरेज हाइट है 163 है 165। तो आप 165 को ब्रेक करके लिख लो 163 प्लस 2। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे बताओ 163 हाइट इनकी भी है, 163 हाइट इनकी भी है। तो 163 तो हाइट है ही सभी बच्चों की 163, प्लस यहां 7 बच्चों की 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। और ये सभी बच्चों में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बच्चे हैं कितने, 3 + 7 10 है। 10 में डिवाइड करेंगे, 10 से 14 1.4। 163 में 1.4 जोड़ेंगे तो 164.4 आ गया। ये तो इजी डाटा है, कैलकुलेटिव डाटा के सवाल भी ऐसे हो जाएंगे। ये बताइए, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में चीनी पानी के घोल वाले सवाल आते हैं। एक स्टेप में कैसे निपटाएंगे हम आपको बताएंगे। चीनी पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, कितनी चीनी है, 26.4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर बचे घोल में कितने % चीनी होगी।
आप एक बात बताओ, चीनी पानी का घोल है, अगर आप गैस पे इसको गर्म करेंगे तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, पर चीनी बर्तन में ही जमा रहेगी, यानी कि चीनी की क्वांटिटी सेम रहेगी मेरे प्यार में, अगर आप गर्म भी करोगे। तो बस यही एक लॉजिक है। पहले चीनी पानी का घोल कितना था? 28 लीटर घोल था, इसमें चीनी कितनी थी? 26.4%। तो चीनी की मात्रा 28 लीटर का 26.4%। अब 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ा दिया, 28 लीटर में से 6 लीटर पानी उड़ गया, तो अब घोल कितना बचा? 22 लीटर। 22 लीटर में कितने परसेंट चीनी होगी नहीं पता, पर ये चीनी की मात्रा तो सेम बराबर होनी चाहिए। बराबर कर दो मेरे भाई, 22 से कम 22, 4 22 दूनी 44, 1.2। 28 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 28 और 5.6 यानी कि 33.6%। अब बचे घोल में चीनी का परसेंटेज आ जाएगा। देखिए ये आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, हर सवाल ऐसे ही हो जाएगा, ये करके दिखा दो आप। रेलवे में एक ही सवाल डाटा बदल के सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो ये वाला है। मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपए पर बुक के हिसाब से 51 किताब खरीदी, दूसरी दुकान से 900 रुपए पर बुक के हिसाब से 48 किताब खरीदी। तो पूछा प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई। देखो पहली दुकान से 51 बुक खरीदी है, एक बुक का जो एवरेज प्राइस है 1120 रुपए पर बुक है। दूसरी दुकान से 48 किताब खरीदी है और प्राइस है 900 रुपए पर बुक। ठीक है जी, आपसे सारी बुक का एवरेज प्राइस पूछा है, तो बुक्स की संख्या का रेशियो ले लो। किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा मेरे भाई। ये 17, ये 16, 17 रेशियो 16 आ गया। बेस्ट तरीका है डेविएशन। ये 900 रुपए 1120, तो 1120 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 900 प्लस 220 रुपए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। देखो 900 रुपए प्राइस इन बुक्स का भी है और दूसरी दुकान की बुक्स का भी है, तो 900 रुपए तो ओवरऑल प्राइस रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? यहां 17 बुक का 220 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। अब जो एक्स्ट्रा है केक कटेगा तो सभी बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बुक कितनी? 17 जमा 16 33 आ जाएगा। ठीक है, तो किससे चला जाएगा? 11 से। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो आएगा 900 प्लस 340 बटे 3। 17 गुणा 20, 340 को 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा भाई? ये जाएगा आपका 110, फिर 113.33 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर कितना आएगा? 1013.33 रुपए पर बुक एवरेज प्राइस आएगा। डेविएशन मेथड है मेरे दोस्त, ये आप करके दिखाओ हमें। रेलवे के सवाल को बहुत सारे बच्चों ने कंसेप्ट आने के बावजूद भी गलत किया है, आप गलती मत दोहराना। पहली 85 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब होल नंबर्स है। 85 होल नंबर्स लिख लें तो आखिर कहां तक आएगा? 84 तक आएगा, कि 1 से लेकर 84 तक 84 नंबर हो गए और एक आपका 0 हो गया। अब मुझे इन सब संख्याओं का एवरेज निकालना है। ये संख्या समांतर श्रेणी में एक एक का गैप है, तो इनका एवरेज होगा फर्स्ट नंबर यानी कि 0 और लास्ट नंबर यानी कि 84/2, तो इनका एवरेज 42 आएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट पहला ऑप्शन ही होगा, ये आप मुझे करके बताओ। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का ये सवाल 12th लेवल में सेम टू सेम छप सकता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, ए गुणा बी 10 है, ए बड़ा है बी से, तो ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। आपको ए बी की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी भाई, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का सीधा कॉन्सेप्ट लगा लो। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका आप अंडर रूट ले लीजिए मेरे भाई और सीधी वैल्यू रख दो भाई। ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, ए बी मेरे दोस्तों आपका 10 है, यानी कि 10 दूनी 20। नीचे क्या आएगा? नीचे भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169, ये प्लस आएगा 10 दूनी 20। तो ये अंडर रूट इस सवाल का आंसर है, यानी कि 149/189 का अंडर रूट। थर्ड ऑप्शन आ गया ना, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। एक सवाल आप बना के दिखाओ। 35 किताबों का सेलिंग प्राइस 28 किताबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बुक का जैसे सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 35 बुक का क्या होगा? ये किसके बराबर है? ये 28 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है जी, अभी किससे कट रहा है? 7 से। 7 पंजे 35, 7 चौका 28, तो यहां से एसपी बटे सीपी क्या आ जाएगा जी? 5 उधर जाएगा, 4/5, ये रेशियो आ गया। यानी कि अगर एक बुक का सीपी 5 रुपए है तो बुक 4 रुपए की बिकेगी, 5 की बुक 4 की बिकेगी, तो नुकसान हो गया 1 का। कितने की सीपी पर? 5 पर, तो 1/5 यानी कि आपका लॉस है 20%।
क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बहुत सही, ये वाला मुझे करके बताओ। रेलवे वाले बच्चों से यही सवाल तो नहीं होते हैं, पर आपसे हो जाएंगे कि आप पढ़ रहे हो यहां इसी वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपए, मार्क प्राइस X% की दो लगातार छूट पर 259.2 रुपए में बेच दी जाती है। एक्स का मान ज्ञात करें। देखो भाई, एक वस्तु का मार्क प्राइस 720 रुपए है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने इस पे XX% के दो लगातार डिस्काउंट दिए और दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद आपने इसे बेचा 259.2 रुपए में। ये दो लगातार डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाता है X% का तो रेशियो क्या होता है, इसके लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। डेसिमल हटाएंगे तो यहां पे 0, 2 से कट जाएगा भैया 3600 और 2 से आपका 1296, आगे भी कट जाएगा पर ये रहने देते हैं, अंडर रूट आ गया इजीली। 3600 का 60 और 1296 का अंडर रूट 36, ये फिर 12 से कट गया भाई, 12 तिया 36, 12 पंजे 60। यानी कि अगर आप एक ही बार सिंगल टाइम डिस्काउंट दोगे तो 5 रुपए के एमआरपी का सामान 3 में बिकेगा। तो डिस्काउंट कितने का होगा? 2 का। किस पर? 5 रुपए पर। 1/5 20%, 2/5 40%, यानी कि आप 40% के दो लगातार डिस्काउंट यहां पे दे रहे थे। एक्स का मान ही 40 के बराबर है, पहला ऑप्शन। यह तरीका है मेरे दोस्त, ये आप करके दिखाएं हमें। हम तो आपकी तैयारी तभी पक्की मानेंगे रेलवे वालों जब ये आप सवाल 5 सेकंड में बना पाओगे। कॉट थीटा रूट 11 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक सेक निकालने लगते सबसे बड़ी गलती। कॉट थीटा का कंसेप्ट जानो। कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बात को समझे। और कॉस बटे साइन को आप कैसे लिख सकते हो? 1/साइन कॉसेक थीटा, और कॉस का मतलब 1/सेक थीटा। कॉट का मतलब कॉसेक बटे सेक भी लिख सकते हैं। और ये आपको दिया है रूट 11, रूट 11 का मतलब रूट 11/1। एक्चुअली ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, रेशियो का है। देखो ना, ऊपर नीचे कॉसेक सेक की पावर 2 डिग्री सेम है। आप कॉसेक थीटा की जगह रूट 11 रख दो, सेक थीटा की जगह 1 रख दो। आपको रेशियो से रेशियो निकालना है। रूट 11 का स्क्वायर 11, सेक थीटा की जगह 1 रखेंगे 1, तो 11 - 1 बटे 11 + 1 यानी कि 10/12। 10/12 आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? 5:6 आ गया। बी ऑप्शन ठीक है। चलो ये करके दिखाओ आप हमें। रेलवे बोर्ड को नाव धारा के सवालों से बड़ा प्यार है, खूब पूछता है। ये वाला टाइप आजकल ज्यादा आ रहा है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम उसी सेम दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। बोट की स्पीड और जलधारा की स्पीड x से y का रेशियो क्या है? अब एक बात बताइए, यहां पे डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। सवाल देखिए, एक नाव एक सर्टेन डिस्टेंस जाने में 10 घंटे का समय लेती है अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लगता है। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 7 घंटे लगता है। डाउनस्ट्रीम हमेशा ऊपर रखना है, तो यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो 7-10 है टाइम का, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 7-10 है तो स्पीड का रेशियो मेरे भाई रिवर्स आएगा 10/7। ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया, बस टाइम का उल्टा कर देना। लेकिन आपसे पूछा एक्स से वाई का रेशियो, एक्स से वाई का रेशियो d + u अपॉन d - u, यानी कि 10 + 7 बटे 10 - 7, यानी कि 17/3 इस सवाल का आंसर आएगा। और प्यारे बच्चों, ये है चौथा ऑप्शन। ये आंसर हो ही नहीं सकते कि x का मान हमेशा y से बड़ा होता है। ठीक है, सीख गए ना? ये करके बता दो। रेलवे वालों का बढ़िया है, हर एग्जाम में एक जैसे सवाल, और उसमें भी ये पक्का। दो संख्याओं का HCF 6 है, एलसीएम 216 है। उन संख्याओं का योग 222 है, तो उनके रेसिप्रोकल का सम व्युत्क्रमों का योग क्या है? इसकी ट्रिक होती है, पर पहले कंसेप्ट जानेंगे। जैसे मानो दो संख्याएं a और b हैं, तो इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा? a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। इनका योग आपसे पूछा है प्लस, तो नीचे क्या आ जाएगा? a × b, और ऊपर हो जाएगा मेरे भाई ये b + a, यही आ जाएगा। अब मजे की बात यह कि यहां पे दोनों संख्या मैंने a और b मानी थी, संख्याओं का योग आपको b + a दिया है 222। नीचे क्या है? a × b, यानी कि संख्याओं की गुणा। क्या आपको पता नहीं कि दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके HCF और LCM की गुणा के बराबर होती है, यानी कि ये आ जाएगा 6 × 216। अब 6 से आपका 222,
6 × 18 4 6 7 42 37 बार कट गया तो आंसर आ गया 37/216। डायरेक्ट ट्रिक भी याद कर सकते थे कि योग को डिवाइड कर दो एचसीएफ गुणा एलसीएम से, आंसर हो जाएगा। चलो एक आप करके दिखाओ आप हमें। औसत चाल कैसे निकालते हैं रेलवे वाले बच्चों, समझ लो। औसत चाल का फंडा है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। जैसे दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगले 495 किलोमीटर 55 की स्पीड से, उसके बाद 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल बताओ तो कुल कितनी दूरी गया मेरे भाई? 445 किलोमीटर गया, फिर आगे 495 किलोमीटर गया, फिर 250 किलोमीटर गया। ये उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी है, बटे कुल समय कितना लगा। देखो समय निकालना पड़ेगा डिस्टेंस बटे स्पीड करके। 445 किलोमीटर जाओगे 89 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 445 बटे 89, 5 घंटे। फिर उसके बाद आप 495 किलोमीटर जाओगे 55 की स्पीड से, कितना टाइम लगा मेरे भाई? डिवाइड कर दीजिए, 9 घंटे। फिर 250 किलोमीटर जाओगे 50 की स्पीड से, कितना समय लगा? 250 बटे 50, 5 घंटे। तो यानी कि आप कुल डिस्टेंस कितने गए? 5 500 प्लस 250 750, 750 में आप जोड़ेंगे 440 तो आ जाएगा 1190। 1190 किलोमीटर आप कुल डिस्टेंस गए, समय लगा 5 5 10 9 19, यानी कि 1190 बटे 19 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड आ गई भैया। ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो कितना बार जाएगा? 19 6 114, 5 0 19 दूनी 38, यानी कि 62 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि मेरा पहला ऑप्शन है। कर लोगे? चलो एक सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, बताओ। बिना फॉर्मूला के केवल रेशियो से डिस्काउंट का ये सवाल कैसे बनेगा? 80% डिस्काउंट देने के बाद एक ओवन का प्राइस 5180 है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो दुकानदार को 48% प्रॉफिट होता है। ओवन का सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए ये लाइन खास है, अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो सामान को किस पर बेचा जाएगा? मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, और मार्क प्राइस पर बेचने से 48% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 48% ज्यादा है। ये सेकंड लाइन का मतलब है इनडायरेक्टली। आप क्या करते हो? मार्क प्राइस पे 80% डिस्काउंट देते हो, और डिस्काउंट देने के बाद ओवन का जो प्राइस है 5180 रुपए में बेचते हो। तो आपसे पूछा है सीपी, क्या सक्सेसिव नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल है। पहले 48% बढ़ाया, फिर 80% कम किया। 48% का मतलब क्या होता है? 12/25 फ्रैक्शन वैल्यू। फिर 80% डिस्काउंट दिया, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4/5। 48% आपने मार्कअप किया है, 25 की कीमत 12 बढ़ा दी तो 25 का समान 37 में। फिर 80% डिस्काउंट दिया, 5 पे 4 का डिस्काउंट दिया तो 5 का समान 1 में। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो होगा। आप 37 गुणा 1 की वैल्यू आपको दी है यहां पर, कितना मेरे भाई? ये 37 से चला जाएगा, तो 37 एकम 37 और 14 है 37 चौक 148, 140 बार कट गया, 140 गुना। तो सीपी क्या आएगा? इनिशियल वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 25 पंजे 125 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो ये भी 125 का 140 गुना आ जाएगा, और ये आंसर आ गया क्रिय मूल्य। ऐसे सॉल्व हो जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन एंड में 0 जरूर आएगा मेरे दोस्त। एक आप करके दिखाओ हमें। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, आर रेडियस, एल जो है स्लांट हाइट। सवाल दिखाओ इस पे, एनटीपीसी में लेटेस्ट आ रहा है। एक शंकु का कर्व सरफेस एरिया 5400 पाई है, आधार का व्यास 144 है, शंकु की ऊंचाई बताओ। व्यास 144 है तो रेडियस कितनी आएगी भाई? 144 का आधा 72 होगी। तो कर्व सरफेस एरिया 5400 पाई बराबर पाई, रेडियस यहां पे 72 है, गुणा एल, यहां से ना स्लांट हाइट आ जाएगा आपका। अब ये पाई से पाई आपका कट गया, ये आएगा 18 तिया 54 और 18 चौक 72, 300/4 यानी कि 75 आपकी स्लांट हाइट हो गई। अच्छा ये शंकु होता है मेरे भाई, ये शंकु की स्लांट हाइट है 75, ये रेडियस है 72 बेस की, और मेरे दोस्तों ये होती है शंकु की हाइट। ये शंकु की हाइट कैसे आएगी बताओ? ये आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, पर हम निकालेंगे नहीं भाई। 3 से कट रहा है 75 और 72, 3 से 75 25 बार, 72 24 बार, और बच्चों 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, ये 3 गुना है। 25 का 3 गुना 75, 24 का 3 गुना 72, तो ये हाइट भी 7 का 3 गुना 21 आ जाएगी। तो आपको ट्रिपलेट से निकाल लेना है मेरे भाई, है ना। ये फिक्स पैटर्न का सवाल है जो बार बार दिखेगा एग्जाम में। ये बताओ, ये सवाल भी रेलवे में लगातार आ ही रहा है। दुख की बात है बच्चे कर नहीं पा रहे। देखिए
जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो जाता है। भाई एक फैक्ट्री में लोग कम हो जाएंगे 20%, तो प्रोडक्शन सामान भी कम बनेगा भैया। अब बोला है मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए ओरिजिनल प्रोडक्शन के लिए कार्य घंटों में वर्किंग आवर्स को कितने % बढ़ाना चाहिए। देखिए प्रोडक्शन जो होता है किसी कंपनी में जो सामान बनता है वो होता है मैन पावर गुणा वर्किंग आवर्स। अब फैक्ट्री में जो है मैन पावर 20% कम होगी 1/5, यानी कि अगर पहले 5 लोग थे तो अब 4 लोग हो गए, लेकिन हमें प्रोडक्शन सेम रखना है। अब दो संख्याओं की गुणा अगर सेम रखनी है तो वर्किंग आवर्स रिवर्स रेशियो में चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि अगर पहले 4 घंटे काम कर रहे थे लोग तो अब 5 घंटे काम करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो वर्किंग आवर्स कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया? 1 बढ़ाना पड़ेगा 1/4, 1/4 यानी कि 25%। इतना सा सवाल है भाई साहब, ये करके दिखाओ। दूसरा यही तो सवाल है टंकी भरने वाला जो आपके एनटीपीसी के पेपर में आएगा। कैसे करोगे? एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। भाई एक पंप है पी, 4 घंटे में टैंक भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 से ही 1/3 घंटे लगते हैं, यानी कि एक लीकेज भी है। अगर इलेक्ट्रिक पंप के साथ साथ लीकेज भी है तो भरने में कितना टाइम लगता है? 3 नाम 27 और 1 28, 28/3 घंटे का समय लगता है। बोला है अगर किसी पॉइंट से पानी ना टैंक में आता है ना बाहर जाता है, इसके अलावा तो लीकेज पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? एक बार बताओ। 4 है यहां ऊपर 28, 4 28 कैल्शियम 28। मैंने मान ली कि टंकी की कैपेसिटी 28 है, तो ये पंप 28 भरता है 4 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेगा? 7। ये दोनों 28 भरते हैं 28/3 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरेंगे? 3। एफिशिएंसी आ गई। मतलब पंप की एफिशिएंसी 7 है, दोनों पाइप की एफिशिएंसी मिला के 3 है, तो लीकेज की कितनी होगी? -4। 7 में -4 जोड़ेंगे तो ही तो 3 आएगा, यानी कि लीकेज 1 घंटे में 4 यूनिट खाली करता है। तो लीकेज 28 यूनिट खाली करने में कितना समय लेगा? 28/4, 7 घंटे का समय लेगा लीकेज। यही तो आंसर हो गया मेरे दोस्तों। चलो ये बताओ आप मुझे, रेलवे वालों एक बात याद रखो, अगर किसी भी सवाल में छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का क्रिया मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात इस फॉर्मूले से आएगा 100 - d/100 + p। इसी से सवाल बनेगा। एक व्यापारी ने 56,000 में एक वाटर कूलर खरीद लिया जी, सीपी है। अंकित मूल्य पर 81% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 71% का लाभ कमाता है। बताओ वाटर कूलर का अंकित मूल्य क्या है? सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा, खटाक से डिस्काउंट कितना दिया? 81%। 100 - 81 19। प्रॉफिट कितना कमाया? 71%। 100 + 71 171, तो 19 निम्मा 171। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे भाई। यहां पे क्रिया मूल्य कितना है? 56,000 रुपए। एक की वैल्यू 56,000 में वाटर कूलर खरीदा था, पूछा अंकित मूल्य 9 की वैल्यू पूछी है, 56,000 का 9 गुना, ये आएगा मेरे भाई। यानी कि एंड में आएगा 3 0, वो एक ही ऑप्शन के एंड में। चौथा खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है जी, आओ एक सवाल करके दिखाओ। कुछ ना कुछ हटके सवाल हर एग्जाम में आते हैं, जैसे एनटीपीसी में आया था। कुणाल को 3300 रुपए क्रिया मूल्य वाले पेंट पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? मार्क प्राइस पूछा है, जिससे 25% और 30% की दो छूट देने के बाद भी 33% का लाभ हो। लॉजिक क्या लगेगा? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ो तो भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाओ तो भी सेलिंग प्राइस आता है। अब एक पेंट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 3300 रुपए, हमें इस पे 33% प्रॉफिट कमाना है। 100% पे 33% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में पेंट बिकनी चाहिए? 133% में। 133% मतलब 133/100। ये सेलिंग प्राइस आ गया पेंट का, समझ में आया? हमें पूछा है पेंट का मार्क प्राइस क्या होगा। अच्छा आप क्या करो, डिस्काउंट दे रहे हो पहले 25%, 1/4, 1/4 डिस्काउंट दोगे तो 4 का समान 3 का हो जाएगा। फिर 30% डिस्काउंट देते हो 3/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई भाई? 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट दोगे 10 का समान 7 में हो जाएगा। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों बराबर होना चाहिए। और बस यहां से आपको कैलकुलेशन ही तो करनी ही आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, अब बताओ 3 से 33 तो आपका 11 बार जाएगा, 7 से मेरे दोस्तों आपका ये 19 बार जाएगा। तो 11 × 19 209 × 40, 4 2 40 इधर आ जाएगा। ये आपका मार्क प्राइस होना चाहिए, यानी कि 8,360 रुपए। खटाक से आंसर आ गया मेरे बच्चों। ये बताओ जरा करके। हाँ जी एनटीपीसी वालों कैसे करोगे ये छाया वाला सवाल? 14 मीटर लंबी एक छड़ है, जमीन पर 5 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी टाइम यानी कि सेम सन का एलिवेशन एंगल होगा। एक टावर जमीन पर 44.5 मीटर लंबी छाया बनाता है, टावर की हाइट क्या है?
कुछ नहीं करना, रेशियो इक्वल कर दो लंबाई का भी और छाया का भी। 14 मीटर लंबी छड़ है तो उसकी शेडो की लंबाई कितनी बनती है? 5 मीटर। एक टावर, उसकी लंबाई नहीं पता क्या होगी, लेकिन उसकी शेडो की लंबाई क्या है? 44.5 मीटर। तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे हाँ सर। 5 अट्टे 40 और ये 4 5 नाम 45, 14 की 8.9 में गुणा कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। 4 नाम 36, एंड में देखो 6 आएगा, बात खत्म। लेटेस्ट आया था। अच्छा एक तो आप मुझे करके बताओ पहले, अगर किसी वस्तु पर x, y और z परसेंट की 3 लगातार छूट दी जाए तो कुल छूट कितने परसेंट की होगी? उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को जोड़ो, माइनस, फिर दो दो की गुणा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बटे 100 करो, प्लस फिर तीनों की गुणा x गुणा वाई गुणा जेड 10,000 से भाग करो परसेंटेज में। भाई रेलवे में दबा के सवाल आ रहे हैं और कैलकुलेटिव, ये देखो 3, 27 और 23% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट बताओ। आंसर देखो कितने नजदीक है, पहले तीनों को जोड़ो, 3, 27, 30 और 23 53, माइनस फिर दो दो की गुणा, 3 गुणा 27 81, 27 गुणा 23 कितना का? 540 और 81 621 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। फिर 3 की 23 में गुणा 69, आप इनको जोड़ो तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये 150 और 621 771 हो गया, बटे 100 करेंगे 7.71, प्लस फिर तीनों की गुणा, 27 गुणा 23 621 आई, 621 का 3 गुना 1863, इसको भाग देना होता है 10,000 से, 10,000 से भाग देंगे तो 0.1863। इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस यहां पर बहुत ज्यादा है, नजदीक हैं। अब 53 में से घटा लो मेरे दोस्तों, पहले 8 घटाओ 45.29 हो जाएगा और प्लस 0.1863% 45.4763 हो जाएगा, यानी कि लगभग 45.48% के करीब आएगा मेरे दोस्तों, है ना। कितने नजदीक ऑप्शन है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी ऐसे सवालों में। ये करके बताओ आप। बहुत ही कम रेलवे वाले बच्चों को पता है होलो स्फेरिकल सेल, खोखले गोले का आयतन, जबकि सवाल तो इस पे पेपर में आ रहा है। ये खोखला गोला होता है, ये अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर, ये बाहर वाले गोले की रेडियस कैपिटल आर। कैसा आएगा? बाहर वाले गोले में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। सवाल मैं आपको इस पे दिखाऊं कि भाई एक खोखला गोलाकार कोश है, ये 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया है। तो आपसे पूछा है इसका वजन क्या होगा। पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई, पाई का मान बोला है 22/7, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यानी कि 5 क्यूब में से 2 का क्यूब घटाएंगे, ये आ गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन बंधु आपसे सवाल में वजन पूछा है, अब घनत्व दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 28 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा मेरे? 28 से मेरे भाई गुणा कर देंगे, ये आ गया ग्राम में, ठीक है जी। लेकिन आंसर पूछा है किलोग्राम में। अब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं मेरे भाई, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए मेरे दोस्तों 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये अब आपका आंसर आएगा एक्चुअल में मेरे भाई। और देखिए यहां पे ये 7 से कटी जाएगा 4 बार, 125 माइनस 8 117, 3 से कटेगा मेरे प्यारे भाई 39 बार, ठीक है। 1000 यानी कि एंड में 3 डेसिमल आएंगे, ये वाला आंसर नहीं होगा। और 22 आ रहा है तो 11 का मल्टीपल आएगा, ये वाला ऑप्शन मेरे भाई 16 5 ये 11 से कट रहा है, ये वाला ऑप्शन 11 से नहीं कट रहा, तो ऑप्शन से देख लेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है जी। ऐसे ही एक सवाल आप करके बताएं, रेलवे में बार बार पूछ रहा है एग्जामिनर, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होंगी, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इस शीर्ष से, तो ये बेस है 2b, तो आधा आधा हो जाएगा b और b। ये हाइट h कैसे निकालेंगे आप? पाइथागोरस थ्योरम लगा के, भाई राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी में। अब एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस 2b है, हाइट h, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि b गुणा h, ये b है बेस का आधा और ये हाइट है, इन दोनों की गुणा कर दिया करो, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। सवाल दिखाऊं, लेटेस्ट है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 है,
ठीक है, और आधार की जो लंबाई है वो 56 है, 56 है, ठीक बात। तो आपसे पूछा है इसका एरिया बताओ, तो आपको क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डालना है। अब ये 56 है तो बाइसेक्ट की आधा आधा कर देगा मेरे प्यारे भाई, कितना 28 28 हो जाएगा। अब हम यहां से निकालेंगे हाइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो जल्दी कर लेंगे। 90 के सामने जैसे 100 है और ये 28 है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 बार, ये 25 बार, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट नहीं दिख गया मेरे भाई, बस ये 4 गुना है, 7 का 4 गुना 28, 25 का 4 गुना 100, तो ये साइड क्या आएगी, 24 का 4 गुना 96। अब एरिया क्या आएगा, इन दोनों की गुणा, यानी कि एरिया आएगा 28 गुणा 96, ये समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। 8 छिंग 48, एंड में 8 आएगा, ये रहा आंसर। हो गया ना जल्दी से मेरे दोस्त। ऐसे एक आप बना के दिखाओ मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेलवे का कोई एग्जाम हो और उसमें ये सवाल ना आए। डिट्टो आएगा डाटा बदल के। रवि सिटी ए से सिटी बी तक की यात्रा करता है। अगर रवि अपनी कार को नॉर्मल स्पीड का 2/7 चाल से चलाता है तो सिटी बी 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर रवि अपनी सामान्य चाल से कार चलाता है तो ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो आपको डिस्टेंस तो सेम ही जाना है मेरे भाई, सिटी ए से सिटी बी तक सेम ही डिस्टेंस आप ट्रेवल करो। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होता है। रवि ने अपनी स्पीड को अपने सामान्य चाल का 2/7 कर दिया मेरे भाई, स्पीड 2/7 कर दी तो टाइम रिवर्स हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 7/2 गुना। यानी कि रवि को पहले 2 यूनिट समय लगता था तो अब रवि को 7 यूनिट टाइम लगेगा, 5 यूनिट समय ज्यादा लगेगा। जबकि सवाल के अनुसार रवि लेट कितना हो रहा है, 30 मिनट, तो 5 की वैल्यू सवाल में 30 मिनट है, 6 गुना। तो रवि को सामान्य स्पीड से कितना समय लग रहा था, 2 यूनिट। 2 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों यहां पर ये 6 गुना हो जाएगी 12 मिनट, तो 12 मिनट इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आप करके दिखा दो जल्दी। एनटीपीसी के एग्जाम के लिए एक और कंसेप्ट बताता हूं। देखिए कोई भी चतुर्भुज हो, इसका एरिया निकालने का एक खास तरीका है। इसका एक विकर्ण ये डायगोनल है एसी, इस डायगोनल एसी पर जो सामने वाले शीर्ष हैं बी और डी, इससे लंब डाले गए, परपेंडिकुलर डाले गए, जिनकी लंबाई h1 और h2 है। तो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इस विकर्ण डायगोनल एसी की लंबाई गुणा h1 प्लस h2, जो सामने वाले सम्मुख शीर्ष से जो लंब डाले गए हैं उनकी लंबाई का योग, 1/2 डायगोनल गुणा h1 प्लस h2। देखिए आप ही के पेपर में रिसेंट 4-5 सवाल आए हैं कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बी और डी से डायगोनल एसी पर डाले गए लंबों की लंबाई 12-15, डायगोनल एसी की लंबाई क्या होगी। अभी तो कंसेप्ट पता है कि चतुर्भुज का एरिया 1/2 डायगोनल एसी है और इसी डायगोनल पर सामने वाले शीर्ष बी और डी से जो परपेंडिकुलर डाले हैं उनकी लंबाई है 12 और 15, h1 प्लस h2। अब 12 प्लस 15 27 से जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 12 बार चला जाएगा और 12 दूनी 24, हो गया सॉल्व। तो डायगोनल एसी की लंबाई कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 24 आ गई। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ये आप मुझे करके दिखा दें। जब तुम्हारे रेलवे के पेपर में मोड बहुलक निकालने के लिए आएगा, कैसे निकालिएगा, ये फॉर्मूला लगेगा L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये है क्या भला, ये दे रखिए मेरे भाई आपको आयु, एज दे रखिए, ये मरीजों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो मेरे प्यारे भाई किसकी है, यहां 35, ये आपका F1 होता है, इसे बोलते हैं मॉडल क्लास। इससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, इससे जस्ट आगे वाली क्लास की मेरे दोस्तों F2। ये आपकी मेरे दोस्तों मॉडल क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, समझ में। इसकी लोअर लिमिट है आपकी 20, ये आपका L का मान है। अच्छा H क्या है, क्लास इंटरवल 10 20 20 30 10 10 का गैप है, तो H का मान 10 आ गया। ये सारी वैल्यू उठा के यहां पटक दो तो L का मान आएगा 20 प्लस F1 माइनस F0, यानी कि 35 माइनस 29 6 बटे 2F1, 35 दूनी 70, 70 में से 29 और 25 54 घटाएंगे 16 इंटू H कितना है मेरे दोस्तों आपका 10 है, तो आ जाएगा मेरे भाई ये आपका 60/16। ये किससे कट जाएगा आपका 4 से, 15/4 यानी कि 3.75, तो 20 और 3 23.75 आपका बहुलक आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई, एक बार और देख लेना, ये तो बहुत आए सवाल, ये करके दिखा दो आप। अगर रेलवे एनटीपीसी का आपका एग्जाम है तो एवरेज के सवाल से आपका सामना होगा। इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है जल्दी करने का, गणित के एक एग्जाम में 30 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स है 55,
हालांकि बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 लिख दिया गया और एक अन्य अंक 64 को गलती से 46 लिख दिया गया। तो सही एवरेज क्या है भाई? हमने 30 बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाले लेकिन उनके एवरेज आए हैं 55, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि एक बच्चे के मार्क्स 72 थे, गलती से 27 लिख दे तो गलती सुधारनी पड़ेगी, यानी कि 27 को वापस 72 करना पड़ेगा, यानी कि इसके 45 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरे बच्चे के मार्क्स 64 थे, गलती से 46 लिख दिए, गलती सुधारनी पड़ेगी, 46 को वापस 64 करना पड़ेगा, तो इस बच्चे के मार्क्स 18 बढ़ाने पड़ेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने बढ़ जाएंगे दो बच्चों के? 45 जमा 18, 63 नंबर बढ़ जाएंगे। अब कुल बच्चे तो 30 है, केक कटेगा तो समय बटेगा, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 63/30 यानी कि 2.1। तो अगर पहले एवरेज 55 था तो अब 2.1 बढ़ के नया करेक्ट एवरेज होना चाहिए 57.1। समझ में? ये लेटेस्ट पेपर में आया था, ये करके दिखाओ। आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि एनटीपीसी के पेपर में मीडियन निकालने के लिए सवाल आएगा मेरे भाई। ऐसे बंटन का फॉर्मूला होता है मीडियन का L+N/2 - CF/F/H। देखिए आपको क्लास दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, जोड़ते जाना है। 23 है, 23 में 13 जोड़ूंगा 36, 36 में 24 जोड़ूंगा 60, 60 में 25 जोड़ूंगा 85, 85 में ये 35 जोड़ूंगा मेरे भाई 120। तो सबसे आखिर में जो आया 120, ये आपके n का मान है 120। ठीक है भाई, आपको n का आधा करना है तो ये क्या आएगा 60। तो 60 के बराबर या 60 से जस्ट बड़ा मेरे दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो 60 के बराबर आपको दिख रहा है 60। ये मीडियन क्लास आ गया मेरे भाई, ये मीडियन क्लास कहेंगे। तो यहां पे मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये आपके L का मान है, तो L का मान आपका 240 आ गया। क्लियर है? ये मीडियन, ये F क्या है मेरे भाई? ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F का मान 24 आ गया। अब आप कहोगे सर ये CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36, ये 36 आ गया। आप कहोगे सर ये H क्या? H मतलब क्लास का इंटरवल। 140 190 में 50 का गैप, 190 240 में 50 का गैप है, 50 50 का गैप है। तो ये सारी वैल्यू आपने निकालनी, ये वैल्यू आप यहां रखो। तो L का मान 240 प्लस N/2 माइनस CF, यानी कि 60 में से आप 36 घटाएंगे 24, आप बोलोगे यस सर, बटे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपका 24 है, इंटू H आपका जी 50 है। तो ये यहां से कट गया 240 प्लस 50, 290 इसका आंसर आ गया मेरे भाई। समझ आएगी बात? चलना एक क्वेश्चन आप मुझे ये करके बताओ। ये एक नया हटके सवाल आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लेटेस्ट पेपर में, दोबारा रिपीट हो सकता है। कैसे करेंगे? कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है, लेकिन रुकने के साथ उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? तरीके बहुत सारे हैं पर मैं आपको सबसे सिंपल बता देता हूं कि भाई 528 किलोमीटर अगर जाना है, बिना रुके 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते तो बिना रुके चलेगी तो कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा, डिवाइड कर दो। लेकिन जब ट्रेन रुक रुक के चल रही है रुकने के साथ, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, तो 24 दूनी 48 और ये 24 दूनी 48, 22 घंटे लगेगा मेरे भाई। यानी कि ट्रेन रुकने के साथ 24 घंटे ले रही है, बिना रुके लगातार चले तो रास्ते में 6 घंटे में चली जाएगी, यानी कि बीच का जो टाइम है 22 - 6 16 घंटे, वही तो ट्रेन रुकी है। और यही आपसे पूछा है रुकने का लिया गया समय। इतना बेसिक सवाल था मेरे भाई, कुछ भी नहीं था। एक आप हमें करके दिखा दें जल्दी से। अगर एनटीपीसी में ऐसा सवाल दोबारा आए तो इसको सबसे पहले निपटाना। यह है प्रोपोर्शन समानुपात, 9.8 रेशियो 14.7, दो बार रेशियो लगाए, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन समानुपात। इसका मतलब है जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की इन दो संख्याओं का रेशियो है। दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि जो बाहर बाहर वालों की गुणा होगी वही भीतर भीतर वालों की गुणा के बराबर होगा। जैसे आपको यहां पे x का मान पूछा है, तो बाहर वालों की गुणा 9.8 गुणा x, भीतर की गुणा है 14.7 गुणा 15। बस ये आपका सॉल्व हो गया मेरे भाई। 49 दूनी 98, 49 तिया 147, तो x का मान आ गया 15 तिया 45/2 यानी कि 22.5। इतना ही टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पे ठीक है। चलो एक आप करके बताओ, लेटेस्ट आया है आपके एनटीपीसी के पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 में से 20-25 सवाल बहुत इजी होंगे, 5-6 सवाल में मेहनत करनी है। ज्यादातर सवाल इतने आसान होते हैं कि चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2:5 है,
एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4:3 है। चना और मटर पे किए गए व्यय यानी कि खर्चे का अनुपात पूछा है। देखिए खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, यानी कि कीमत की और उपभोग की खपत के रेशियो की गुणा करनी है बस। चना और मटर के मूल्य का अनुपात कितना है, प्राइस का रेशियो 2:5 है। और जो आप खपत कर रहे हो मेरे भाई, जो आप उपभोग कर रहे हो उसका रेशियो 4:3 है, 4:3। दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, ये चना मटर पे खर्चे का रेशियो आ जाएगा यानी कि 8:15। बताइए लेटेस्ट एनटीपीसी में ये आया था। चलो एक और आप करके बताओ मुंह जबानी। इस बार रेलवे एनटीपीसी में क्यूबिक इक्वेशन से बहुत सवाल आए। सारा कंसेप्ट यहां है। देखिए ऐसे होता है ax³ + bx² + cx + d = 0 क्यूबिक इक्वेशन, या x की हाईएस्ट पावर 3 है। भाई अगर इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो रूट का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा, माइनस का b बटाए दो की गुणा करके जोड़ेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आएगा, c बटाए। और तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, ये d है ये a है, माइनस का d बटाए। ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। सवाल दिखाऊं, आपके सामने इक्वेशन दिए, इसके सभी मूलों का योग और गुणनफल बताओ। सभी मूलों का योग क्या आएगा मेरे भाई, तो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d। मूलों का योग माइनस b बटाए, तो यहां b की जगह क्या है, -8, और a कितना है भैया 4, तो ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस माइनस प्लस 8/4 2 आ गया। सभी मूलों का गुणनफल क्या आएगा मेरे भाई, माइनस का d बटाए, d की जगह क्या है 19, a कितना है 4, यानी कि -19/4। चौथा ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों। ये सवाल आप करके बताना मुझे। आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में ज्योमेट्री के 2 से 3 सवाल आएंगे। इंपॉर्टेंट वाले तो कर लो भाई, जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, डीई एसी के समांतर है, एसी के समांतर ये लाइन डीई है, डी भुजा एबी पर है, ई जो है साइड बीसी पर है। सवाल में दिया कि बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये नीचे एडी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो पूछा है ट्राइंगल बीडीई के क्षेत्रफल और इस समलंब चतुर्भुज यानी कि एडीईसी के क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल में सिमिलरिटी लगाते हैं। यहां पे जो छोटा वाला ट्राइंगल है बीडीई और ये जो बड़ा ट्राइंगल है बीएसी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। बीडीई और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बीएसी सिमिलर है। आप इनके एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का जो रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई अगर ये भुजा 12 है तो बड़े ट्राइंगल में पूरी साइड कितनी है, बड़े ट्राइंगल में पूरी साइड है 12 + 11 यानी कि 23। तो एरिया का जो रेशियो होगा स्क्वायर, छोटे ट्राइंगल में 12 का स्क्वायर 144, बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग 23 है, 23 का स्क्वायर 529। पर आपसे पूछा है कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल बीडी है इसका एरिया 144 और नीचे वाला जो चतुर्भुज है ये जो है मेरे भाई एडीईसी, इसका एरिया कैसे आएगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाओ, 529 में से आपको 144 घटाना पड़ेगा 385, ये रेशियो आएगा मेरे भाई। चौथा ऑप्शन यहां से सही है। समझ में, ऐसे करिएगा। ये बताओ जल्दी, रेलवे में दबा के सवाल आए हुए हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा छोटा। देखो भाई ना तो डिवाइड करना पड़ता है ना सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये खुद ही बहुत दूर दूर होते हैं। बस आपको ध्यान से देखना है, बेस्ट तरीका सिखाऊंगा। इन चारों रेशियो में कौन सा सबसे बड़ा है। देखो रेशियो कब बड़ा होगा, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, नीचे मेरे दोस्तों हर उसका छोटे से छोटा हो। अब देखिए 18:57, तो 18 तिया 54 यानी कि 3 गुने से ज्यादा हो गया। 27 दूनी 54 ये दुगने से ज्यादा है। 26 दूनी 52 ये भी दुगने से ज्यादा है। 3 गुने से ज्यादा है, भी दुगने से ज्यादा है, भी दुगने से ज्यादा है। और ये 30 दूनी 60 दुगने से कम है। नीचे जो नंबर है 30 दूनी 60 दुगने से कम है, यानी कि यहां मेरे प्यारे भाई ये रेशियो सबसे बड़ा हो जाएगा कि यहां नीचे संख्या 3 गुने से ज्यादा है, यहां संख्या नीचे दुगने से ज्यादा है, यहां संख्या नीचे दुगने से ज्यादा है, लेकिन यहां दुगने से कम है। तो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी होगी, रेशियो सबसे बड़ा। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही ये बताओ। सबको पता है रेलवे में एलसीएम एचसीएफ के हर शिफ्ट में सवाल आते हैं, तो इसके लेटेस्ट सवालों को क्यों छोड़ रहे हो। 3 संख्याएं 5 4 3 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम है 4980, एचसीएफ बताओ। जैसे मान लीजिए संख्याओं का एचसीएफ एच है, 3 संख्याओं का रेशियो दिया है 5 4 3, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। ये जो रेशियो है 5 4 3, इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 5 4 3 तीनों से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 5 चौक 20 तिया 60, यानी कि ये तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। और इस सवाल में आपको 4980 दिया हुआ है, 0 से 0 कट गया, तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे भाई
6 48 1 6 18 83 संख्याओं का HCF आ गया मेरे दोस्त। तो बहुत इजी सवाल ये बनता है, ये करके बताओ, लेटेस्ट आया है। आप एनटीपीसी का पेपर दोगे, उसमें सवाल आएगा मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती निकालने के लिए दो संख्याओं का। क्या होता है कॉन्सेप्ट? अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल होगा √AB। आप उनकी गुणा करो फिर उनका √ ले लो। अब जैसे ऐसे सवाल आते हैं, इनका मध्यानुपाती क्या है, इन दोनों की गुणा करके आप √ ले लीजिए। लेकिन मेरे भाई आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुणा करने में समय लगेगा। ऑप्शन देखो, और ऑप्शन में रूट आ रहा है तो केवल रूट वाली चीज सॉल्व कर लो कि भाई रूट क्या आएगा। रूट कैसा आएगा? जब 21 की गुणा होगी -7 √2 में, तो 21 सत्ते 147 माइनस का 147 √2, यही होगा। अब 16 √2 की गुणा होगी 16 में, तो रूट आएगा 16 गुणा 16 256 √2। तो 256 में से 147 घटाएंगे तो कितना आ गया? 109 √2। तो 109 √2 ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, 112 है, ये 109 √2 बन रहा है, ये आंसर हो गया। तो हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, ऐसे दिमाग में देख लिया करो, ये बताना ऐसे ही करके बिना पेन कॉपी के। बहुत से एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों को शायद एक कंसेप्ट ना पता हो, इसका खामियाजा आप भुगतोगे पेपर में एक सवाल गलत करके। तो जानो मेरे भाई क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ABCD कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके कोई भी दो लगातार एंगल के आप बाइसेक्टर खींचो, दो लगातार एंगल के कौन समद्विभाजक खींचो। जैसे मैंने A और B लगातार एंगल है, A का बाइसेक्टर खींचा, B का, यहां मिलना है P पॉइंट पर। तो ये जो एंगल बनेगा मेरे भाई, ये वाला जो एंगल बनेगा APB, ये बाकी जो दो एंगल हैं C और D, इनका एवरेज होगा, यानी कि इनको जोड़ के आधा करना पड़ेगा। ये सीधा फॉर्मूला है। देखो सवाल कैसे आए हैं। चतुर्भुज QRST में Q 52 है, R 44 है। S और T के बाइसेक्टर E पर मिलते हैं, TES बताओ। तो S और T लगातार एंगल है, इनके बाइसेक्टर E पर मिल रहे हैं, तो ये जो एंगल है TES ये क्या होगा? बाकी जो दो एंगल बचे Q और R, उनका एवरेज होगा। तो 52 + 44 कितना? 96 का आधा, 48 डिग्री आंसर हो गया मेरे भाई। ये करके दिखाएं आप। अभी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है, उसमें ये सेम सवाल 10 से 12 बार आया है। करने का बढ़िया तरीका क्या है? पहले सवाल समझो। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर दुगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट भी अपनी प्रारंभिक वैल्यू का 7 गुना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या है? इनिशियली लॉजिक यह है कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। अगर मैंने सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया है ना, 1 रुपए से 2 रुपए कर दिया, दुगुना कर दिया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना? SP। प्रॉफिट मेरे दोस्तों 7 गुना हो गया, 7 गुना। पहले P रुपए का प्रॉफिट था, अब 7P हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे प्यारे भाई? 6P, 6 गुना बढ़ा। तो बराबर होना चाहिए मेरे भाई, यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस और वस्तु के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 6/1। अब आप खुद सोचो, हमने एक सामान को 6 रुपए में बेचा और मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इस पेन को मैं 6 में बेचता हूं, 1 रुपए का फायदा हो, तो खरीदा कितने का होगा? 6 में से 1 घटा, ये 5 रुपए में खरीदा होगा, CP होगा 5, तो प्रॉफिट CP पर निकलता है। तो यानी कि प्रॉफिट है 1/5, 20% आपका शुरुआती प्रॉफिट है। सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। तो एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, ये बताएं। अगर NTPC 12th लेवल CBT 1 का पेपर निकालना है तो जो मैं सवाल बताता जाऊं एक भी मत छोड़ना। लेटेस्ट आया है, एक तैराक मेरे दोस्तों धारा की दिशा में 37 किलोमीटर/आवर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर/आवर की चाल से तैर सकता है। पूछा स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी? देखो धारा की दिशा में चाल है 37 किलोमीटर/आवर, इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। धारा के विपरीत जो चाल है इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं, 27 किलोमीटर/आवर। स्थिर जल में जो चाल होगी मेरे भाई, वो इनका एवरेज होगी D + U/2, यानी कि जोड़ के आधा कर दो आप, तो 37 + 27 कितना आ गया मेरे भाई? आपका 64/2, 32 किलोमीटर/आवर। इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर आपसे करंट की चाल पूछता, धारा की चाल पूछता, तो यह आ जाता D - U/2, यानी कि 37 - 27 10/2, 5 किलोमीटर/आवर। इतना बेसिक सवाल है मेरे भाई। एक आपका होमवर्क है, कमेंट्स में बताओ।